हेलो एवरीवन, आप सभी लोग कैसे हैं। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई बेहतरीन रूप से और सुचारू रूप से कर रहे होंगे। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रशिक्षण क्लासेस पर। जैसा कि हम लोगों ने सुपर 30 बैच के अंतर्गत अभ्यास श्रृंखला 19 का अध्ययन कर लिया गया था और अभ्यास श्रृंखला 19 के अंतर्गत हम लोगों ने केमिस्ट्री अर्थात रसायन विज्ञान का शुरुआत किया गया था। आज उसी कड़ी में फिर से हमारा अभ्यास श्रृंखला 20 होने वाला है, अर्थात 20 होने वाला है। और हर दिन की तरह हम लोग PYQs विथ कॉन्सेप्ट को देखेंगे और आप लोग अपने साथ कॉपी और पेन लेकर बैठेंगे। और आइए चलते हैं अपने प्रश्न की तरफ मेरे साथियों। और एक एक प्रश्न को बढ़िया से देखा जाता है, उसके कॉन्सेप्ट को देखा जाएगा और आप लोग कॉपी कलम के साथ बैठेंगे, साथ साथ इम्पॉर्टेंस जो होगा उसको क्या करते रहेंगे, नोट करते चलेंगे। तो आइए मेरे साथियों चलते हैं अपने प्रश्न की तरफ। हमारा प्रश्न क्या कह रहा है, अगर हम बात करें हमारा प्रश्न क्या कह रहा है मेरे साथी, तो कह रहा है डाल्टन का सिद्धांत किस नियम पर आधारित था। आपसे डाल्टन का सिद्धांत पूछा है कि किस नियम पर आधारित था। कह रहा है नियत अनुपात पर, कि रासायनिक संयोजन पर, कि गति का संरक्षण पर, कि द्रव्यमान संरक्षण पर। तो आप लोग वीडियो को रोकिए और कमेंट कीजिए कि राइट आंसर क्या होने वाला है हमारे साथी। तो अगर हम बात करें डाल्टन के परमाणु सिद्धांत का, तो थोड़ा से देखा जाता है डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। आइए एक पेज लेते हैं और पेज पे हम लोग डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के बारे में देखा जाता है। तो साथियों डाल्टन का परमाणु सिद्धांत अगर हम बात करें तो रसायन विज्ञान में अगर पदार्थ को थोड़ा सा समझा जाए तो कल मैंने पदार्थ के बारे में बताया था कि वो सभी वस्तु जो कुछ स्थान घेरती हो, जिसका कुछ द्रव्यमान हो एवं जड़त्व के नियम पर या सिद्धांत पर कार्य करती हैं, तो उसे पदार्थ कहते हैं। अब बात आई कि ये पदार्थ किससे बना है। किसकी बात आई कि पदार्थ जो है ये किससे बना हुआ है, पदार्थ किससे बना हुआ है। तो डाल्टन महोदय ने बताया कि हमने एक ऐसा जो है क्या पाया, परमाणु, यानी तोड़ते गए पदार्थ को, तोड़ते गए तोड़ते गए तोड़ते गए और लास्ट में जो उनको प्राप्त हुआ और उन्होंने बताया कि ये परमाणु है। अब परमाणु से छोटा कुछ नहीं हो सकता, अर्थात परमाणु सबसे सूक्ष्मतम कण होता है। क्या बताएं कि परमाणु सबसे छोटा, किसी पदार्थ का सबसे छोटा कण क्या होता है, परमाणु होता है। और परमाणु अविभाज्य होता है। क्या होता है मेरे साथी, तो परमाणु अविभाज्य होता है, यानी परमाणु को अब नहीं तोड़ा जा सकता है। जैसे ये पेन है, अब पेन को मैं तोड़ता जाऊं तोड़ता जाऊं तोड़ता जाऊं, एक ऐसी कंडीशन आए कि इसके बाद मैं अब इसको ना तोड़ पाऊं, अलग ना कर पाऊं, तो ये क्या हो जाएगा, परमाणु हो जाएगा। तो यही डाल्टन महोदय ने बताया कि परमाणु क्या है, अविभाज्य है। लेकिन ये आगे चलकर जब टॉमसन महोदय आते हैं, कौन आते हैं मेरे प्यारे साथियों, टॉमसन महोदय आते हैं, तो इन्होंने बताया कि परमाणु, भैया डाल्टन सुनिए, आपकी बात तो ठीक है, आपने जो है बताया परमाणु के बारे में, लेकिन परमाणु अविभाज्य नहीं है, बल्कि क्या है मेरे प्यारे साथी, तो परमाणु विभाज्य है। क्या है मेरे साथी, तो परमाणु विभाज्य है। और परमाणु को हम 3 टुकड़ों में तोड़ते हैं, अर्थात एक होता है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन में तोड़ सकते हैं, और दूसरा उन्होंने क्या बताया, प्रोटॉन, और अगला अगर बात किया जाए तो उन्होंने क्या बताया कि न्यूट्रॉन। यानी
परमाणु विभाज्य है, परमाणु अविभाज्य नहीं है। और अगर हम आवेश की बात कर लें तो इन्होंने टॉमसन महोदय ने बताया कि इलेक्ट्रॉन पर कैसा जो है, सॉरी टॉमसन नहीं, रदरफोर्ड, आगे चल के आप लोग रदरफोर्ड अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग पढ़ेंगे। तो इलेक्ट्रॉन पर कैसा आवेश होता है, तो ऋणात्मक होता है, अर्थ जो है प्रोटॉन पर कैसा आवेश होता है, धन आवेशित होता है। और न्यूट्रॉन की अगर हम बात कर लें तो ये उदासीन होता है। क्या होता है मेरे साथी, ये उदासीन होता है। और अगर हम बात करें तो आइए चलते हैं अपने प्रश्न की तरफ। हमारा प्रश्न क्या कह रहा है मेरे साथियों, तो हमारा प्रश्न था डाल्टन का सिद्धांत किस नियम पर आधारित था। तो डाल्टन का जो सिद्धांत था वो किस नियम पर आधारित था। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा मेरे साथी, द्रव्यमान संरक्षण के नियम पर आधारित था। किसके नियम पर आधारित था, द्रव्यमान संरक्षण के नियम पर आधारित था। चलिए चलते हैं मेरे साथी दूसरे प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है डाल्टन का परमाणु सिद्धांत निम्न में से किसके लिए एक स्पष्टीकरण प्रदान करता है। तो कह रहा है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, द्रव्यमान संरक्षण और रासायनिक संयोजन का नियम। फिर कह रहा है कि द्रव्यमान संरक्षण और निश्चित अनुपात का नियम। अगला ऑप्शन नंबर सी कह रहा है रासायनिक संयोजन और निश्चित अनुपात का नियम। फिर कह रहा है निश्चित अनुपात और रासायनिक संयोजन का नियम। कौन सा नियम, रासायनिक संयोजन का नियम। तो मेरे साथियों हमारा राइट आंसर क्या होने वाला है, ऑप्शन नंबर बी, अर्थात द्रव्यमान संरक्षण और निश्चित अनुपात का नियम जो है ये स्पष्टीकरण करता है किसका सिद्धांत, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ मेरे साथी। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है निम्नलिखित में से क्या डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की अवधारणा नहीं है। आप केयर करेंगे हमेशा और ध्यान रखेंगे कि जब नहीं है पूछेगा तो वहां पर हम लोग क्या करेंगे, पहले अंडरलाइन करेंगे इसको जो है। तो क्या कह रहा है, नहीं है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, भिन्न तत्वों के परमाणु में भिन्न द्रव्यमान और रासायनिक गुण होते हैं। कह रहा है यौगिक बनाने के लिए परमाणु छोटी पूर्णांक संख्या के अनुपात में संयोजित होते हैं। फिर कह रहा है परमाणु अदृश्य कण होते हैं जिन्हें रासायनिक अभिक्रिया में निर्मित या नष्ट नहीं किया जा सकता है। अगला कह रहा है सभी पदार्थ छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं जिन्हें अणु कहा जाता है। कह रहा है मेरे साथी सभी पदार्थ छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं जिन्हें अणु कहते हैं। और मैंने अभी शुरुआत में बताया कि सभी पदार्थ छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं, छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं, जिसे क्या कहा जाता है, परमाणु कहा जाता है, कि ना कि अणु कहा जाता है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, कौन सा नहीं है हमारे साथी, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सभी पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं जिसे क्या कहा जाता है, परमाणु कहा जाता है। और डाल्टन महोदय ने बताया कि परमाणु क्या होता है, अविभाज्य होता है। वहीं पर टॉमसन महोदय ने जब आए अपना सिद्धांत लेकर तो उन्होंने बताया कि परमाणु जो है अविभाज्य नहीं है, विभाज्य है। और टॉमसन के परमाणु मॉडल को तरबूज मॉडल भी कहा जाता है। और इन्होंने बताया कि जिस प्रकार तरबूज में तरबूज के बीज चुभे होते हैं उसी प्रकार से हम परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन चुभे होते हैं। क्या चुभे होते हैं हमारे साथी, इलेक्ट्रॉन चुभे होते हैं। आगे चल के फिर रदरफोर्ड आते हैं और रदरफोर्ड ने प्रयोग किया जिसको हम लोग बोलते हैं अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग के नाम से जाना जाता है। और उन्होंने बताया कि परमाणु का अधिकांश भाग क्या होता है, खोखला होता है। बीच का भाग क्या है, अगर बात किया जाए ठोस है। बीच से जब अल्फा किरण वापस आती है तो उन्होंने बताया कि जो नाभिक है, नाभिक में कैसा आवेश है, धन
आवेश अर्थात नाभिक में क्या पाया जाता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाया जाता है। फिर रदरफोर्ड ने सब कुछ बताने में सक्षम रहे, लेकिन जब इन्होंने बताया कि नाभिक है और नाभिक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं, ये इलेक्ट्रॉन है मेरे साथी, ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। और अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन पर आवेश कैसा होता है, जो है ऋण आवेश होता है, तो और प्रोटॉन पर कैसा आवेश होता है मेरे साथी, तो धन आवेश होता है। तो इनसे जब पूछा गया कि ये बताइए जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं, भाई आपको कहें कि आप अपने घर से लेकर विद्यालय तक या मार्केट तक पूरे दिन चक्कर लगाते रहिए, तो चक्कर लगाने के लिए आपको किसी की जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? किसकी जरूरत पड़ेगी मेरे साथी? तो ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी। किसकी जरूरत पड़ेगी? ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी। जब इनसे पूछा गया कि ये इलेक्ट्रॉन कहां से ऊर्जा प्राप्त कर रहे हैं, तो ये बताने में जो है असफल रहे। कौन? रदरफोर्ड महोदय। फिर इनसे पूछा गया कि समान आवेश, किसकी बात कर रहे हैं मेरे साथी? समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। विपरीत आवेश, एक मिनट मेरे साथी, अगर हम विपरीत आवेश की बात करें, जैसे प्लस और माइनस, ये एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, तो प्रोटॉन पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन निगेटिव, तो फिर चक्कर क्यों लगा रहे हैं इस नाभिक में, ये गिर क्यों नहीं रहे हैं? भाई आकर्षित करेंगे। रदरफोर्ड यहां पे भी फेल हुए। और छोटी सी गलती, छोटी सी कमियां जब आप करते हैं तो दूसरे को मौका मिलता है जीवन में। तो फिर कौन आते हैं? बोर एंड वरी। कौन आते हैं हमारे साथी? बोर एंड वरी। इन्होंने बताया कि ऐसे इलेक्ट्रॉन चक्कर नहीं लगाते हैं, नाभिक होता है और नाभिक के बाद कोष होता है। और कौन कौन सा कोष बताए मेरे साथी? तो के और के एल। कौन सा बताए थे मेरे साथी? तो के एल और एम, और अगर हम बात करें तो एन। और कोषों की संख्या में इलेक्ट्रॉनों को फार्मूला क्या पढ़ा जाता है हम लोग? 2n स्क्वायर। क्या पढ़ा जाता है? 2n स्क्वायर। कोष के उपकोष होते हैं, है ना? तो आप लोग पढ़े होंगे। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है मेरे साथी? कह रहा है निम्नलिखित में, अच्छा ये हो गया था, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से किसने परमाणु की अविभाज्यता के बारे में बताया? तो चलिए इसीलिए ऐसा क्वेश्चन रखे हैं कि आप लोग यहां पर केंद्रित रहिए। किसने बताया कि परमाणु अविभाज्य है? परमाणु का विभाजन अब नहीं किया जा सकता है। तो मेरे साथी हमने शुरू में ही बताया वो कौन से महान वैज्ञानिक थे? तो डाल्टन महोदय ने। कौन थे? डाल्टन। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे साथी? तो डाल्टन हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर ए। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ मेरे साथी। अगला प्रश्न क्या कहता है? कह रहा है किस वैज्ञानिक ने पदार्थ के प्रकृति के बारे में बुनियादी सिद्धांत प्रदान किया? तो बताइए, एंटोनी लेवेजियर, जोसेफ प्राउस्ट, डेमोक्रिट्स, फिर कह रहा है जॉन डाल्टन। तो मेरे साथियों राइट आंसर आप लोग कमेंट करेंगे, वीडियो को रोकेंगे और कमेंट करेंगे कि राइट आंसर क्या होगा। और परमाणु संरचना की बात करें तो इसका कम से कम हम लोग 2 वीडियो करने वाले हैं, क्योंकि थोड़ा सी ये टॉपिक बड़ा है। तो इसको समझने के लिए, इसके PYQs और कॉन्सेप्ट को समझने के लिए कम से कम हम 2 वीडियो लेने वाले हैं। आज का वीडियो और अगला वीडियो भी हमारा परमाणु जो है संरचना से ही होगा, एटॉमिक स्ट्रक्चर से ही होगा। तो हमारा राइट आंसर क्या होने वाला है हमारे साथी? तो जॉन डाल्टन महोदय। कौन से वैज्ञानिक है मेरे साथी? तो जॉन डाल्टन महोदय हैं।
हमारा राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ मेरे साथी। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है पदार्थ की प्रकृति से संबंधित मूलभूत सिद्धांत किसने प्रदान किया था? तो किसने प्रदान किया था मेरे साथी? कह रहा है जॉन मिल्टन, जॉन डाल्टन, मेंडल और लवेसिए। तो बताइए किसने प्रस्तुत किया था? तो हम अगर बात करें तो मेरे साथी किसने प्रस्तुत किया था? तो मेरे साथी राइट आंसर इसका क्या होने वाला है? तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। जॉन डाल्टन महोदय ने प्रस्तुत किया था। किसने प्रस्तुत किया था? जॉन डाल्टन महोदय ने प्रस्तुत किया था। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु के बारे में सही नहीं है? चलिए बताइए परमाणु के बारे में कौन सा सही नहीं है? कह रहा है ऑप्शन नंबर ए, दो तत्वों के परमाणु समान होते हैं। फिर कह रहा है वे 10 पे पावर माइनस 10 मीटर क्रम के प्रसरण में होते हैं। फिर कह रहा है परमाणु आकार में बहुत छोटे हैं, बात सही है। फिर कह रहा है एक तत्व के परमाणु सभी अवस्थाओं में समान होते हैं। तो मेरे साथी बताइए इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? वीडियो को रोकिए और कमेंट में बताइए कि हमारा राइट आंसर क्या होने वाला है। हमने परमाणु से संबंधित जितने भी कॉन्सेप्ट थे पहले शुरू में ही समझा दिए। तो बताइए राइट आंसर क्या होगा? दो तत्वों के परमाणु समान होते हैं। तो मेरे साथी हमारा राइट आंसर क्या होगा? जो है ऑप्शन नंबर ए, दो तत्वों के परमाणु समान होते हैं। दो तत्वों के परमाणु समान नहीं होते मेरे साथी। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है मेरे साथी? कह रहा है परमाणु शब्द को किसने खोजा था? तो बताइए परमाणु शब्द को किसने खोजा था? डाल्टन की कड़ाद की लेवोजियर की डेमोक्रिट्स? तो बताइए किसने खोजा था मेरे साथी? आप लोग कमेंट कीजिए। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा ना? ऑप्शन नंबर ए क्या राइट आंसर होगा क्या? डाल्टन। तो मेरे साथी इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? डेमोक्रिट्स महोदय ने किया था। किसने किया था? डेमोक्रिट्स महोदय। इसीलिए इस प्रश्न को रखे कि आप लोग परमाणु शब्द देखेंगे और तुरंत किस पर जाएंगे? डाल्टन पे जाएंगे। तो ध्यान रखिए परमाणु शब्द को किसने खोजा था? तो डेमोक्रिट्स ने खोजा था, ना कि डाल्टन ने खोजा था। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ मेरे साथी। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है पदार्थ का वह सबसे छोटा कण कौन सा होता है जिसका स्वतंत्र अस्तित्व होता है? चलिए बताइए कौन सा होता है? कह रहा है परमाणु, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की अणु। तो बताइए स्वतंत्र की बात कर रहा है, ये ध्यान रखिएगा, जिसका स्वतंत्र अस्तित्व होता है। तो परमाणु न्यूट्रॉन का होता है कि इलेक्ट्रॉन का होता है कि अणु का होता है? कमेंट कीजिए जल्दी, हमारा राइट आंसर क्या होने वाला है? स्वतंत्र अस्तित्व की अगर हम बात करें तो पदार्थ का वह सबसे छोटा कण होता है जो जिसका स्वतंत्र अस्तित्व होता है। वो कौन होते हैं मेरे साथी? अणु होता है। और ये रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग नहीं लेता है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है। जबकि परमाणु की अगर हम बात करें तो परमाणु जो होता है ये स्वतंत्र अस्तित्व इसका नहीं होता है, लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में ये भाग लेता है। रासायनिक अभिक्रिया में क्या करता है? भाग लेता है। न्यूट्रॉन की वहीं पर बात कर लें तो ये क्या होता है? इस पर चार्ज कैसा होता है मेरे साथी? तो इस पे उदासीन चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन पर अगर हम बात कर लें तो कैसा होता है? तो निगेटिव होता है, अर्थात ऋण आवेश होता है। कैसा आवेश होता है? ऋण आवेश होता है। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं मेरे साथी अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है किस यौगिक की
किसी यौगिक की सबसे छोटी संभव इकाई को क्या कहा जाता है? तो बताइए मेरे साथी, किसी यौगिक की, कंपाउंड की बात कर रहा है, सबसे छोटी संभव इकाई को क्या कहा जाता है? अणु कहा जाता है कि न्यूट्रॉन कहा जाता है कि परमाणु कहा जाता है कि नाभिक कहा जाता है? तो जल्दी से कमेंट कीजिए आप लोग कि हमारा राइट आंसर क्या होने वाला है। बहुत सारे स्टूडेंट कहां पर जाएंगे? परमाणु पे जाएंगे, लेकिन मेरे साथियों परमाणु हमारा राइट आंसर नहीं होगा, अणु होगा, क्योंकि वो यौगिक की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है मेरे साथी? यौगिक का। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। चलें अगले प्रश्न की तरफ मेरे साथी। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? जो है कह रहा है एक बीच में खाली स्थान मेरे साथी, इसको फिल करना है। फिर कह रहा है को किसी के हिस्से या एक यौगिक के उस, फिर खाली स्थान, अंश के रूप में, किसके रूप में साथी? अंश के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो स्वतंत्र अस्तित्व में सक्षम है। किसमें सक्षम है? स्वतंत्र अस्तित्व की बात कर रहा है मेरे साथी। फिर कह रहा है और उस तत्व के सभी गुणों को दिखाता है। चलिए ऑप्शन पे आते हैं। कह रहा है अणु, तत्व, सबसे छोटा। फिर कह रहा है अणु, तत्व, सबसे छोटा। सबसे छोटा का मतलब आप समझ सकते हैं कि किसकी बात कर रहा है। अब आप लोग अपने मन में सोचते रहिए। फिर कह रहा है अणु, द्रव्यमान, सबसे छोटा। फिर कह रहा है इलेक्ट्रॉन, तत्व, सबसे छोटा। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा मेरे साथी? अणु स्वतंत्र होता है, फिर तत्व, उसके बाद अगर हम बात करें सबसे छोटा, हमारा क्या होगा मेरे साथी? राइट आंसर होगा। कौन होगा मेरे साथी? अणु, तत्व और सबसे छोटा हमारा राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है एक ही तत्व या विभिन्न तत्वों के परमाणु मिलकर बनाते हैं। तो क्या बनाते हैं मेरे साथी? अणु बनाते हैं कि इलेक्ट्रॉन बनाते हैं कि आयन बनाते हैं या फिर प्रोटॉन बनाते हैं? तो आई होप आप लोग मुस्कुरा रहे होंगे कि क्या बनाते हैं। तो एक ही तत्व या विभिन्न तत्वों के परमाणु मिलकर किसका निर्माण करते हैं मेरे साथी? तो अणु का निर्माण करते हैं। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ मेरे साथियों। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है लोहे में जंग लगना इनमें से किसका सामान्य उदाहरण है? भौतिक परिवर्तन, उपक्षेपी परिवर्तन, उपमार्गी परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन। और भौतिक परिवर्तन को और रासायनिक परिवर्तन को मैंने कल डिटेल में समझाया था कि भौतिक परिवर्तन उत्क्रमणीय होते हैं, अर्थात उत्क्रमणीय का मतलब इन्हें दोबारा जो है प्राप्त किया जा सकता है और नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है। वहीं पर रासायनिक परिवर्तन में मैंने बताया था इन्हें दोबारा प्राप्त नहीं किया जा सकता है, जैसे लकड़ी का जलना। और दूसरी चीज, इसमें नए पदार्थ का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? नए पदार्थ का। जैसे मोमबत्ती का पिघलना मैंने बताया था, ये कौन सा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन है, पिघलना। और मोमबत्ती का जलना जो है वो क्या है मेरे साथी? रासायनिक परिवर्तन है। कौन सा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन है। आइए चलते हैं प्रश्न की तरफ। प्रश्न क्या कह रहा है मेरे साथी? कह रहा है भौतिक परिवर्तन कि उपक्षेपी परिवर्तन है कि उपमार्गी परिवर्तन है कि रासायनिक परिवर्तन है? तो कौन सा परिवर्तन है मेरे साथी? तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। जो है लोहे में जंग का लगना कौन सा परिवर्तन होता है मेरे साथी? तो रासायनिक परिवर्तन होता है। लकड़ी का जलना कौन सा परिवर्तन होता है मेरे साथी? तो रासायनिक परिवर्तन।
मोमबत्ती का जलना क्या होगा, रासायनिक परिवर्तन होगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है मेरे साथी, कह रहा है इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण है। चलिए बताइए, रासायनिक परिवर्तन का पूछा है जो है, इसको ध्यान रखेंगे। रासायनिक परिवर्तन का जो है उदाहरण कौन सा है। कह रहा है ऊर्ध्वपातन, क्रिस्टलीकरण, निष्क्रियकरण, फिर कह रहा है आशवन। तो मेरे साथी बताइए क्या होने वाला है राइट आंसर, जल्दी बताइए आप लोग, राइट आंसर इसका क्या होने वाला है। तो मेरे साथी जो है ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। क्रिस्टलीकरण जो होता है ये क्या होता है हमारे साथी, जो है रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है मेरे साथी, कह रहा है उस प्रक्रिया का नाम, उस प्रक्रिया का क्या नाम है जिसमें गैस सीधे ही ठोस अवस्था अर्थात सॉलिड में परिवर्तित हो जाती है। तो बताइए जल्दी कौन सा वो प्रक्रिया होता है। अब किसकी बात कर रहा है, ठोस को सीधा किस में बदल रहा है मेरे साथी, जो है उस प्रक्रिया का जो गैस से सीधे ठोस में किस में बदल रहा है मेरे साथी, गैस से सीधे ठोस में परिवर्तित कर रहा है, जिसे आप लोग हिंदी में क्या कहते हो, निक्षेपण कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे साथी, निक्षेपण कहा जाता है। और निक्षेपण को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, डिपोजिशन कहा जाता है। अर्थात हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आइए थोड़ा से इसके बारे में समझा जाता है। निक्षेपण, अगर इसके उदाहरण की हम बात करें, इसके उदाहरण की अगर हम बात करें, इसका उदाहरण क्या है, तो जैसे आयोडीन, कपूर का जलना, कपूर ठोस होता है, जलाते हैं आप, वो डायरेक्ट किस में बदल जाता है मेरे साथी, गैस में बदलता है। और नेफ्थलीन की गोली जो होती है, या नेफ्थलीन आप कह सकते हैं, ये सारे किसके उदाहरण हैं, निक्षेपण अर्थात डिपोजिशन के उदाहरण हैं। एक चीज यहां से आपसे और पूछ सकता है कि डायरेक्ट ठोस से गैस में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो इसे बोला जाता है मेरे साथी ऊर्ध्वपातन। क्या बोला जाता है मेरे साथी, ऊर्ध्वपातन। जैसे अगर बात कर लें तो जो उदाहरण जो है निक्षेपण का होता है, वही इसका भी होता है, आयोडीन। और दूसरा क्या बताया था मेरे साथी, कपूर। और नेक्स्ट अगर हम बात कर लें तो नेफ्थलीन। ये सब किसके उदाहरण हैं, तो ऊर्ध्वपातन और निक्षेपण दोनों के उदाहरण हैं। और ठोस से आप अगर हम बात करें, जब द्रव में परिवर्तित करते हैं, ठोस से किस में परिवर्तित करते हैं। अच्छा ये बताइए कि जब ठोस को द्रव में परिवर्तन करना रहेगा तो टेम्परेचर को बढ़ाएंगे कि घटाएंगे। चलिए कमेंट करेंगे आप लोग कि जब ठोस को द्रव में परिवर्तित करना रहेगा तो टेम्परेचर को हम लोग क्या करेंगे मेरे साथी, बढ़ाएंगे। और इसी को क्या कहा जाता है, गलनांक कहा जाता है। क्या कहा जाता है हमारे साथी, तो गलनांक कहा जाता है। वहीं पर अगर हम बात करें, द्रव को जब हम गैस में बदलते हैं तब भी हम लोग क्या करते हैं, टेम्परेचर को क्या करते हैं, जो है बढ़ाते हैं, जिसे क्या बोला जाता है, क्वथनांक बोला जाता है। क्या बोला जाता है हमारे साथी, तो क्वथनांक बोला जाता है। ठीक, एक मिनट मेरे साथी। जब हम लोग किससे, द्रव से गैस में परिवर्तित करते हैं तो टेम्परेचर को अर्थात टी को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। और उसको बोला क्या जाता है हमारे साथी, तो क्वथनांक बोला जाता है। एक मिनट मेरे साथी, बार बार ये गलती हो रही है, रुक जाइए, सारे को मिटाते हैं, फिर से नोट करते हैं और आप लोग भी साथ साथ इसको नोट कर लेंगे। चलिए, ठोस से हम लोग किस में परिवर्तित करेंगे, द्रव में परिवर्तित करेंगे। द्रव से किस में परिवर्तित करेंगे मेरे साथी, गैस में परिवर्तित करेंगे। और जब आप ठोस से
द्रव में परिवर्तित करेंगे तो टेम्परेचर को बढ़ाएंगे। द्रव को जब आप गैस में परिवर्तित करेंगे तब भी क्या करेंगे, टेम्परेचर को बढ़ाएंगे। और जब गैस से द्रव में परिवर्तित करेंगे तो टेम्परेचर को क्या करेंगे मेरे प्यारे साथियों, बढ़ाएंगे, घटाएंगे। और द्रव को फिर जब आप ठोस में परिवर्तन करेंगे तो टेम्परेचर को क्या करेंगे, घटाएंगे। जब आप ठोस को द्रव में परिवर्तित करते हैं तो इसे बोला जाता है मेरे साथी गलनांक। क्या बोला जाता है, गलनांक। जब द्रव को आप गैस में परिवर्तित करते हैं तो इसे बोला जाता है क्वथनांक। क्या बोला जाता है हमारे साथी, क्वथनांक। और जब गैस को आप द्रव में परिवर्तित करते हैं तो इसे बोला जाता है संघनन। क्या बोला जाता है मेरे साथियों, तो संघनन। और जब द्रव को आप ठोस में परिवर्तित करते हैं तो इसे बोला जाता है हिमीकरण। कौन सा करण मेरे साथी, तो हिमीकरण बोला जाता है। और जब ठोस को डायरेक्ट आप किस में बदलते हैं, गैस में बदलते हैं, तो इसको बोला जाता है ऊर्ध्वपातन। क्या बोला जाता है मेरे साथी, ऊर्ध्वपातन। और जब आप गैस को डायरेक्ट किस में बदलते हैं, ठोस में बदलते हैं, तो इसे बोला जाता है निक्षेपण। क्या बोला जाता है हमारे साथी, निक्षेपण। निक्षेपण और ऊर्ध्वपातन के दोनों जो उदाहरण होते हैं, जैसे अगर हम बात कर लें तो कौन कौन होते हैं, आयोडीन। कौन होता है हमारे साथी, आयोडीन। दूसरे अगर हम बात कर लें कपूर, अगला कौन सा बताया था, नेफ्थलीन। कौन होते हैं, नेफ्थलीन। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ में आया होगा और इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ठोस से द्रव में, द्रव से गैस में, गैस से द्रव में, द्रव से किस में मेरे साथी, ठोस में, है ना। इसको क्या कहा जाता है, टेम्परेचर कब आप बढ़ाएंगे, टेम्परेचर कब आप घटाएंगे। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, तो मेरे साथियों आज के लिए बस इतने ही प्रश्न। मिलते हैं आप सबसे अगले अभ्यास श्रृंखला में। तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपनी पढ़ाई लिखाई दमदार तरीके से, जोरदार तरीके से करते रहिए। आप सभी का थैंक यू, धन्यवाद।